हम्म। Good morning, everyone.
Excuse me, sir. सर आपका माइक ऑफ है। एक मिनट। अब सही है? नहीं, ये करना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है रेदर देन कि हम स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन करें। रीजन ये है कि गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी का ग्रोथ कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइजेस में कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को कलेक्ट करनी होती है। अब गवर्नमेंट वो डेटा कलेक्ट क्यों करती है? द बेसिक रीजन इज कि भाई उनको इकोनॉमी जो है कैसी चल रही है कंट्री की वो पता करना है। जब हम डेटा कलेक्ट किसका कर रहे हैं? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, ये सारी चीजों का। ठीक है, मतलब दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो तुम डेटा कलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल गांधीधाम सिटी है, आदिपुर सिटी है, या गुजरात का कोई सिटी है, या स्टेट, अलग अलग इंडिया का कोई स्टेट है, वहां की तुमको अनएम्प्लॉयमेंट चेक करना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? डेटा कलेक्ट करेगी। वो डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? एनालिसिस करेगी कि भाई कितने परसेंटेज ऑफ मेन और कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन अनएम्प्लॉयड है, कितने परसेंटेज लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसमें से उनको टाइम पीरियड कितना हुआ अनएम्प्लॉयड होते हुए, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने। ये सारा डेटा उनको कलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने डेटा, मेन मकसद क्या था उनका कि अनएम्प्लॉयमेंट कलेक्ट करना, लेकिन इसके बाद भी वो लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं कि भाई एज ग्रुप क्या है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कि 25 से 30 साल की उम्र में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, 30 टू 35 के बीच में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो वो क्लासिफिकेशन करते रहते हैं, और एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद भी वो लोग, एक बार उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद भी वो लोग उसको तोड़ मरोड़ के और चीजें प्रेजेंट करते जाते हैं खुद के एनालिसिस के लिए। ये गवर्नमेंट करती क्यों है? पहली चीज तो उनको कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पता करना है। दूसरा, गवर्नमेंट जो अलग अलग डेटा कलेक्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको यूनाइटेड नेशंस को भी देना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये डेटा पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ये अराइज ही क्यों होता है? बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। गरीबी है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कुछ कंट्री में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तभी जाके पॉवर्टी बढ़ रही है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ तो गड़बड़ है तब जाके आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, या कंट्री की इकोनॉमी इतनी ठीक नहीं चल रही है। तो हमको अल्टीमेट करना क्या है? हम जो स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, उसमें अल्टीमेट हमको करना है डेटा का कलेक्शन। वो डेटा का कलेक्शन करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई अगर ये पर्टिकुलर स्टेट है तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों बढ़ा, इलिटरेसी इतनी क्यों बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों बढ़ा, इलिटरेसी इतनी क्यों बढ़ी। अल्टीमेट टारगेट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज टू कलेक्ट द डेटा एंड टू इंटरप्रीट इट। बट उसके पहले कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिसकी वजह से हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ऐसी कोई चीज आ रही है। तो दैट इज द रीजन कि तुमको स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है फिर भी तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं कि तुमको इकोनॉमिक्स इसमें क्यों इकोनॉमिक्स के टर्म्स पढ़ाए जा रहे हैं, रेदर देन तुम डायरेक्टली ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो। देखो,
स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इट इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सिंपल फॉर्म में अगर कोई बोला जाए, इट इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। किसके रिगार्डिंग कलेक्ट करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जो कंट्री की मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करेगी। अब ये इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमी, इसीलिए तुमको पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए इट इज द फुल चेन कि भाई तुमको फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया गया, रेदर देन कि तुम डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम्स पे भी जा सकते थे। अब सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू होता है तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ कट कर दो, काम का नहीं है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कट कर दो, वो काम का नहीं है। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू होंगी। कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। ये 6 के 6 डेफिनेशन को तुमको ऐसे का ऐसा ही लर्न करना है। अब ऐसे का ऐसा बोलोगे कि भाई रटना है क्या, तो आंसर इज रटना नहीं है। अगेन उस डेफिनेशन के कीवर्ड्स आने चाहिए, ये मैं बता रहा हूं क्या है। सबसे पहले देखो, एक सेक्टर होता है इकोनॉमी का जिसको बोला जाता है कंज्यूमर। देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर। देखो, कस्टमर वो होता है जो पैसे देके के वो गुड्स खरीद लेता है। ठीक है, कस्टमर वो होता है जो पैसे देके के गुड्स या सर्विसेज खरीद लेता है। लेकिन कंज्यूमर वो होता है जिसके लिए वो गुड्स खरीदे जा रहे हो। अल्टीमेट किसको बेनिफिट मिलेगा उस गुड्स का या सर्विस का, उसको कंज्यूमर बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए कपड़े खरीदने। ठीक है, तो कपड़े खरीदने कौन जाएगा? उसके पेरेंट्स। तो कस्टमर कौन हुआ? उसके पेरेंट्स। लेकिन कंज्यूमर कौन हुआ? वो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, पहली चीज ये। दूसरा, अंडरलाइन करो, इज द वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये कीवर्ड है, कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा बंदा जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। फिर आ जाओ इधर, व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ, अंडरलाइन करो, यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। ठीक है, क्या बोला है? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी वैल्यू। यहाँ पे तुमको कीवर्ड अंडरलाइन करना है, यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। लास्ट में देखो क्या लिखा, ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, अगर भूख लगी है तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ खाना खाते हैं। तो वो क्यों खा रहे हैं? बिकॉज वी आर सेटिस्फाइंग अवर वांट। ठीक है, हमारी वांट अभी क्या थी कि भाई मेरी भूख खत्म होनी चाहिए। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो प्रोसेस करेंगे ना, कि जिससे कि मेरे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए, उस प्रोसेस को बोला जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, ये एक सेक्टर होता है इकोनॉमी का जो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब खाली कंजम्पशन से काम नहीं चलेगा, सामने कोई बनाने वाला भी बैठा होना चाहिए। तो जो बनाता है गुड्स और सर्विसेज, उसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर। तो अंडरलाइन करो, प्रोड्यूसर इज द वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कंज्यूमर गुड्स क्यों कंज्यूम करता है? तो अंडरलाइन करो, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज क्यों कंज्यूम करता है? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज क्यों प्रोड्यूस करता है? अंडरलाइन करो, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अब प्रोड्यूसर ऐसे ही तो मुफ्त में नहीं बांटने बैठेगा कि भाई कंज्यूमर आया तो चलो उसको दे दो मुफ्त में। उसका मेन टारगेट क्या होगा? आई हैव टू जनरेट इनकम। तो प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसको इनकम अर्न हो रही हो। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अंडरलाइन करो, रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। जब आपके रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन। जैसे कि लास्ट टाइम जिन लोगों ने अकाउंट्स का लेक्चर किया होगा उसमें स्टॉक करके आया होगा, वो तभी भी मैंने बताया था कि भाई एक होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, उसको आप प्रोसेस में लेके आते हो और कन्वर्ट होता है वो फिनिश गुड्स में। तो जो प्रोसेस कर रहा है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक उसके पास एक कॉटन का पूरा वो आया हुआ है, बैग आया हुआ है, उससे वो थ्रेड बनाएगा, थ्रेड से वो शर्ट बनाएगा। तो वो जो प्रोसेस कर रहा है उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? प्रोडक्शन। ये प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेस के पीछे उसको क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है, लास्ट में जब इसको सेल करेगा तो उसको सेल वैल्यू डिराइव होगी, डिफरेंस होगा उसका क्या होगा? इनकम। इसमें देखो क्या लिखा है,
थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अंडरलाइन करो यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू मतलब अगर नॉर्मल कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए तो उससे थ्रेड का कोई मतलब नहीं है, उससे एक बैग ऑफ थ्रेड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो शर्ट बन जाएगी ना तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू होगी, समझे? तो यूटिलिटी वैल्यू ऐड होती है, मतलब उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बीच में तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा प्रोड्यूसर और एंगेज इन प्रोडक्शन, ये कट कर सकते हो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुमको डेफिनेशन इसमें करनी है। फिर एक थर्ड चीज आती है कि भाई ये प्रोड्यूसर के पास फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम इन्होंने लिखा है कि ये लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और इनकम कमाएंगे, ठीक है। अब ये इनकम का वो लोग क्या करेंगे, तो नीचे लिखा है सबसे पहले जो इनके पास इनकम होगी, देखो क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग्स का मतलब ये सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करते क्यों है तो वो इधर बताया। सेविंग्स का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस फ्रॉम कंजम्पशन। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है रोक देना कि भाई अभी मेरे को कंजम्पशन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 10,000 की इनकम है, मेरे को 2500 जानबूझ के बचा के रखने हैं फॉर माय फ्यूचर प्लान्स। तो जो 2500 मैंने बचा के रखे हैं, मैंने एब्सिस्टेंस कर लिया खुद को कि भाई अब मुझे ये 2500 यूज नहीं करना है, तो वो वाला जो 2500 है उसको क्या बोला जाएगा, सेविंग्स। वो 2500 मैंने कभी कंज्यूम ही नहीं किए, 10,000 की इनकम थी, 7500 का खर्चा कर लिया, 2500 बचा, वो 2500 को क्या बोला जाएगा, सेविंग्स। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम, मैंने 2500 को कंज्यूम ही नहीं किया। What is investment? It is expenditure by the producer, underline करो, it is expenditure by producer on purchase of such asset with the of such asset which help to generate income। अब ध्यान से सुनना, हमने एक सेक्टर पढ़ा कंज्यूमर का इकोनॉमी में, ठीक है। कंज्यूमर होते हैं जिनको गुड्स हमेशा चाहिए होते हैं, वो गुड्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। उनके लिए दूसरे लोग आए कौन, प्रोड्यूसर, जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसमें यूटिलिटी वैल्यू ऐड करते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है कि भाई प्रोड्यूसर को है ना यहाँ पर जनरेशन ऑफ इनकम करनी है, तो वो लोग कहीं से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अब रॉ मटेरियल के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जब ऑलरेडी उनके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हो, ठीक है। तो ये पूरा चेन चलता है कि भाई एक कंज्यूमर आएगा, वो कंज्यूमर बोलेगा प्रोड्यूसर को मेरे को गुड्स चाहिए, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसके पहले की कोई सेविंग्स होगी, सेविंग्स में से पैसा उठा के वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा रॉ मटेरियल में। ये कंटिन्यूअस चेन चलती रहती है इकोनॉमी की। तो ये चेन में सिर्फ ये तीन लोग आते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उसको इनकम जनरेट करने के लिए जो जो खर्चा करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसने मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कुछ भी खरीदा, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। ये शायद तुमने पहले पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है लैंड, बिल्डिंग या कैपिटल एसेट जो खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट फॉर्म करते हैं। रॉ मटेरियल भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा, इकोनॉमी के पर्पस के लिए या सब्जेक्ट के पर्पस के लिए। अकाउंट्स में जब तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो तो वो इन्वेस्टमेंट के पार्ट फॉर्म नहीं करती, वो करंट एसेट का पार्ट फॉर्म करती है। उससे और इसको अलग रखना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रॉ मटेरियल भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद वाला पैराग्राफ कट कर सकते हो। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नीचे स्कैर्सिटी इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये वाला पार्ट तुमको जो फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला, इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड, तुमको ये लर्न करना है। नीचे वाला तुम कट कर सकते हो, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन दी हुई है, वो लर्न नहीं करनी है। अब देखो हमने क्या देखा अभी तक, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आ जाओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स मीन्स, मतलब लिमिटेड मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स, मतलब लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, साइड में लिख भी सकते हो। एक फार्मर है, उसके पास लैंड है, ठीक है, 1 एकड़ की, 2 एकड़ की, जितनी भी लैंड उसके पास है, वो लैंड जो है ना उसके पास लिमिटेड है, लेकिन उसको बोला जाएगा स्कार्स मीन्स, मतलब उसके पास जो रिसोर्स है ना वो लिमिटेड है। स्कार्स मतलब लिमिटेड, मीन्स रिसोर्सेज, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, 1 एकड़ या 2 एकड़ की लैंड है उसके पास, लेकिन उसमें वो प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल उसमें वो ग्रेन्स उगा सकता है, पल्सेस उगा सकता है, फ्रूट्स उगा सकता है,
या सीजनल फ्रूट्स उगा सकता है, या अपने लैंड को दो पार्ट्स में बाइफर्केट करके एक पार्ट में सीजनल उगा दिया, एक पार्ट में कुछ और उगा दिया, दैट इज इवन पॉसिबल। मतलब उसके पास रिसोर्स जो है ना वो लिमिटेड है, उसके पास लैंड नाम का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। स्कार्स मींस का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्स। लेकिन वो कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, इसके लिए उसके पास जो अलग अलग चीजें होती है ना, वो या तुम बोल सकते हो उसके पास जो वांट्स है ना वो ज्यादा है। उसकी वांट्स क्या है कि भाई मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट ज्यादा करना है तो उसको अलग अलग तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे कि भाई मैं प्रॉफिट ज्यादा कैसे करूं। ठीक है, दो एक पल्स उगा रहा हूँ, एक ग्रेन उगा रहा हूँ, उससे प्रॉफिट हो रहा है, या पूरा का पूरा फ्रूट्स का ही मैं वो फार्मिंग करूं तो उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मींस ही हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स बट ही हैज एन नंबर ऑफ चॉइसेस। ठीक है, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं उसको पूरा करने के लिए। इसका दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं, अगर आपको पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है, आपके पास जो रिसोर्स है ना, जो आपको पैसा मिला है आपके पेरेंट्स से, दैट इज लिमिटेड। ठीक है, दैट इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गेटिंग। लेकिन आपकी वांट्स जो है ना वो और ज्यादा होगी कि भाई मेरे को ये भी फुलफिल करना है, मुझे ये भी फुलफिल करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसी जगह पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहां से कैसे अराइज होगी, सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज उस फार्मर ने सोचा कि भाई है ना मेरे को पल्सेस, एक पार्ट पे पल्सेस और एक पार्ट पे ग्रेन्स की खेती करनी है। ठीक है, अब वो मार्केट में जा रहा है, वो क्या करेगा, ये फार्मर ने सपोज ग्रुप बना दिया, एक दूसरे को देख के ये लोग देख रहे हैं पल्सेस की खेती कर रहे हैं। ठीक है, सपोज फार्मर ने ग्रुप बना दिया, वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सपोज उनको लग रहा है कि ना पल्सेस आधा अगर खेत हम पल्सेस से कर लेते हैं और बाकी आधा ग्रेन से कर लेते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर रशिंग टुवर्ड्स द मार्केट टू बाय सीड्स फॉर पल्सेस। ठीक है, अब मार्केट में उतने सीड्स होने भी तो चाहिए। ये लोग क्या करेंगे, भाई हमें सीड्स चाहिए, पल्सेस के सीड्स चाहिए, और मार्केट में वो अवेलेबल है नहीं। इससे क्या होगा, स्कार्सिटी डेवलप होगी, अगेन उसके जो प्राइसेस है ना पल्सेस के वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स, और वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर तुमको सिंपल लाइन में समराइज करना हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना वो किस चीज की वजह से पढ़ रहे हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये तुमको नीचे भी लिखा हुआ मिलेगा, देखो, रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। मिला। इसके बाद इन्होंने 10 रुपीज नोट वाला एग्जांपल दिया है कि भाई 10 रुपए पॉकेट में पड़े हैं तो आप उसको अलग अलग जगहों पर स्पेंड करने की सोच सकते हो। आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, 10 रुपए का नोट, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, बट उससे आप कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खरीद सकते हो। हालांकि 10 रुपए में ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब तक हमने क्या किया, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेविंग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये वाला पैराग्राफ, इसके बाद जो भी लिखा कट कर दो। स्कार्सिटी इज एन अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में खाली ऑल्टरनेटिव यूजेस तक यहां तक आप टिक कर लो। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। फिर आ जाओ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से कोई भी ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंगल डेफिनेशन पूछी जा सकती है। What is economic problem? It is the problem of choice or the problem of allocating scarce resources into alternative uses arising on account of the fact that the resources are scarce and they have alternative uses. What is economic problem? फार्मर का केस समझो, उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि भाई लैंड लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, लेकिन उसमें वो कौन सी चीज कैसे एलोकेट करे वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, उसको चॉइस करना है कि भाई मैं किस तरीके से ऐसा करूं कि भाई मेरे को ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाए। क्योंकि देखो फार्मर जो है वो कौन सी कैटेगरी का इंसान है, वो प्रोड्यूसर कैटेगरी का इंसान है और खुद कंज्यूमर भी है। ठीक है, वो सीड्स कहीं से खरीद के लाएगा तो कंज्यूमर होगा, वो किसी और के लिए प्रोड्यूस करेगा तो प्रोड्यूसर होगा। तो उसको चॉइस करना है प्रोड्यूसर के तौर पर कि भाई उसको ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, तो उसको चॉइस करनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास तो 1 एकड़ की लैंड है और उसमें मैं किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करूं। ये वाला तुम कट कर सकते हो। ये वाली जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है ना,
ये तुम टिक कर लो खाली। इकोनॉमिस्ट है रॉबिन्स, इसने डेफिनेशन लिखी है, साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। Between ends and scars means our resources are scarce या limited resources. Between ends means our wants. इसका मतलब होता है हमारी wants, हमारी ख्वाहिशें कितनी हैं, और यहाँ पर आता है हमारे पास resources limited है। इन दोनों के बीच में जो relationship human behavior जो होता है ना, उसको स्टडी करता है इकोनॉमी। अब आ जाओ इकोनॉमी में, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। उसी से रिलेटेड अब इन्होंने और थोड़ा सा उसको डीपली एक्सप्लेन किया है ये 3 पॉइंट्स में। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए आगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर अब ये जो है ना 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां पर हर एक की प्रॉब्लम बताएगा कि कंज्यूमर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम होती है। यहां पर तुम अंडरलाइन करो 3rd लाइन से, एज कंज्यूमर्स पीपल हैव लिमिटेड मीन्स, ठीक है, व्हाइल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड, हाउ डू दे एलोकेट देयर इनकम टू परचेज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज so that their satisfaction is maximized। तो इन लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, देखो कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई उसको क्या चीज वो इनटेक करे कि जिससे उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो उसकी, ठीक है। उसको भूख लग रही है, कौन सी चीज वो खाएगा जिससे उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहाँ पर वो चीज देखनी है। क्या देखना है, हाउ डू दे एलोकेट इनकम टू परचेज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज so that their satisfaction is maximized। हमने पहले देखा था इनका मकसद प्रॉफिट का नहीं होता है, इनका मकसद होता है कि खुद की वांट्स कैसे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दिस इज द स्टडी ऑफ कंजम्पशन और स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसको बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना। अंडरलाइन करो इसको, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो आंसर ये होगा कि कंज्यूमर के पास वांट्स अनलिमिटेड होती है, उसके पास पैसा बहुत कम होता है या रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो वो एलोकेट करता है कि भाई मैं कौन सी चीज खरीदूं जिससे, या कौन सी चीज कंज्यूम करूं कि जिससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, बाकी का जो है वो कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर आता है प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स के पास भी सेम चीज है। प्रोड्यूसर के पास क्या है, उसका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये लिमिटेड होते हैं, तो प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक जने को प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करनी है, ठीक है, गाड़ी बनानी, मोटर बनानी, कुछ भी बनाना है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसे को एलोकेट कैसे करेगा, उसके पास नया बिजनेस स्टार्टअप करना है उसको, उसके पास 10 करोड़ रुपए पड़ा है, 10 लाख रुपए पड़ा है, वो एलोकेट कैसे करेगा, भाई मुझे कौन से बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट हो। भले उसके लिए जो 10 लाख या 10 करोड़ होगा ना, वो भी उसके लिए लिमिटेड होगा, ठीक है। उसके लिए 10 लाख या 10 करोड़ जो उसके पास पड़ा है ना, वो भी लिमिटेड होगा। वो फिर भी सोचेगा भाई मैं कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करूं कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसको भी प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स while they have wide range of goods and services to choose from। उसके पास भी बहुत सारी चीजें होती है कि भाई कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करे, कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करे कि ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। Given the prices of different inputs, how do they choose such combination which are least expensive so that they are able to minimize their cost of production। अंडरलाइन करो, minimize cost of production। प्रोड्यूसर का अल्टीमेट एम क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज करना, ठीक है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसका अगर मैं दूसरा बोलूं तो मिनिमाइजेस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा बोल सकते हैं ना। प्रॉफिट्स को अल्टीमेट मेरा टारगेट क्या होता है प्रोड्यूसर का, मुझे प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है। अब प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दो, ठीक है। अगर वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या कर सकता है कि भाई अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे। वहां पे वर्कर्स आइडल टाइम बैठे रहते हैं, फ्री फोकट का बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, तो उनको वो ज्यादा काम करा ले, सैलरी वैसे भी उनको पूरे मंथ की दे ही रहे हैं, तो इससे अच्छा उनको काम करवा लो थोड़ा,
ऐसे ही बैठे हैं तो भी। तो इस चीज के लिए वो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ये एक चीज वो मतलब प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए वो ये चीज कर सकते हैं। अंडरलाइन करो ये वाला। ऑल्सो द गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाउ डू दे चूज टू प्रोड्यूस दोज, मतलब अगर वो उसको प्रोड्यूस करना है, उसके पास अगर 10 लाख 10 करोड़ ऐसा पैसा पड़ा है, तो वो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करे सो दैट ही ऑफर्स मैक्सिमम रेवेन्यू। शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाए, मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में जाए, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में जाए, किस में जाए जिससे उसे ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न हो सकता है, सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पर इसको क्या करना होता है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना होता है। यहां पर इसको क्या करना होता है, खुद के वांट्स सेटिस्फाई करने होते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल उसको चेक करना होता है कंज्यूमर के केस में। ठीक है, उसकी खुद की वांट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं वो देखना होता है। कंजम्पशन के केस में प्रोड्यूसर क्या देखेगा, मेरे को प्रॉफिट अर्न हो रहा है कि नहीं। दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। अंडरलाइन करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, तो तुम क्या लिखोगे कि प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है कि भाई उसका प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज हो। तो उसके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो अपने वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर ले, या तो वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज को चूज करे जिससे कि उसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। ठीक है, इनकी स्टडीज में इनके वो देखने के चक्कर में उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज रिटन ओवर हियर। ये तुमको समझा रहे हैं कि हर एक जगह प्रॉब्लम हो रही है, कंज्यूमर होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। इसको क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ठीक है, व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, इसको कट कर सकते हो। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहां पर तुमको अंडरलाइन करना है पहले 3 लाइन जो है ना, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कर, वहां से लेकर ये क्वेश्चन मार्क जो है ना वहां तक कट कर लो। एज अ स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वहां से लेकर ये क्वेश्चन मार्क जहां पर है ना वहां तक आप कट कर सकते हो। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है, जो प्रोड्यूसर था उसने क्या किया, कंज्यूमर्स की डिमांड को देखा और उस हिसाब से उसने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की। अब प्रोड्यूस करके उसने गुड्स सेल किए, गुड सेल करने के बाद उसके पास क्या आएगा, रेवेन्यू अर्न होगा और उसके बाद उसको प्रॉफिट अर्न होगा। जो प्रॉफिट होता है या जो पैसा उसके पास आता है वो 4 चीजों में बट जाता है। अंडरलाइन करो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसको साइड में लिखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो जो भी पैसा आएगा ना, वो पैसा उसको क्या एलोकेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। किस किस में बांटेगा, फॉर एग्जांपल सपोज उसने जिस प्रीमाइसेस पे वो रह रहा है वो उसने रेंट पे लेके रखी है, तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। उसके यहाँ पर जो है कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उन लोगों को उसको सैलरी वेजेस देनी पड़ेगी। कैपिटल का यहाँ पे मतलब होता है कि भाई वो ओनर ने इन्वेस्ट किया, वो नहीं, एक्चुअली में जो बाहर से उठा के भी जो पैसा लेके आया है, कहीं से उसने उधारी मांगी होगी किसी ना किसी से, या खुद का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, तो वो पैसा थोड़ा बहुत उसको वहां पर एलोकेट करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उसको और आगे बिजनेस बढ़ाना है तो कुछ सेविंग्स भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी पैसा साइड करना पड़ेगा। मतलब जो पैसा वो कमा रहा है उसको इन चारों चीजों में बाइफर्केट करना पड़ेगा। लैंड के लिए मतलब क्यों, अगर उसने रेंट पे लेके रखी है, उसके यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसने खुद कहीं बाहर से ब्याज पे पैसा लेके रखा है तो उसका पैसा, खुद उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करके रखा है तो उसका पैसा, और कुछ पैसा ऐसा होगा जो उसको फ्यूचर ग्रो करने के लिए उसको रखना पड़ेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 चीजें, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वही लिखा है, अ पार्ट ऑफ इनकम विल दैट इज जनरेटेड विल गो टू द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। पार्ट विल गो टू लेबरर्स, उन्होंने हम वेजेस के फॉर्म में। पार्ट विल गो टू ओनर्स ऑफ द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन। अ पार्ट विल गो टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब बचत हो जाएगी, वो साइड करके रखेंगे।
अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बोल रहे हैं जीडीपी कम हो जाती है बढ़ जाती है। जीडीपी इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज जनरेटेड इन द कंट्री बाय द प्रोड्यूसर्स। अब मान लो प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ, नो डाउट, हमने प्रोडक्शन ज्यादा हुआ मतलब हमारी जीडीपी ज्यादा हुई, ठीक है, कंट्री में अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन मतलब हर एक सेक्टर का देखा जाएगा, स्टील इंडस्ट्री का, कॉटन इंडस्ट्री का, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, अलग अलग एफएमसीजी सेक्टर का, अलग अलग का प्रोडक्शन देखा जाएगा। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, मतलब दे आर, मतलब उनको लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, जो अमाउंट एलोकेट होना चाहिए ना लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में, वो कम हो रहा है। ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमको क्या लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ा, सेल हुआ तो थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ गया, ठीक है। अब मान लो केस ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जो पैसा या प्रॉफिट एलोकेट होना चाहिए किसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में, वो कम है। तो इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे? देखो, जो ओनर ऑफ द लैंड होगा उसके पास पैसा कम आएगा, अगर पैसा कम आ रहा है तो वो डिमांड कम कर सकता है। लेबरर्स हैं, अगर आप उनकी सैलरीज को कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो उनके पास पैसा कम आ रहा है, वो डिमांड कम करेंगे। तो अगर वो डिमांड कम कर रहे हैं तो आपने इतना ज्यादा जो प्रोडक्शन करके रखा है वो कहां जाएगा? अगेन इट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वो बोल रहे हैं कि भाई जीडीपी, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन आप कर रहे हो, लेकिन उसका अच्छे से एलोकेशन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम ये सेकेंड पैराग्राफ पूरा कट कर सकते हो, सेकेंड पैराग्राफ पूरा कट कर सकते हो। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस नो इज कंपलसरी, स्पीड का इशू है तो वो भी बता दो। ठीक है, अब आ जाओ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स की स्टडी अपन एक इंडिविजुअल फर्म के लिए करते हैं या एक कंपनी के लिए करते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये शायद तक नया वर्ड आया होगा तुम्हारे भी, या शायद पढ़ा भी होगा पहले। देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल की प्रॉब्लम है, कंजम्पशन की प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म की देखूं या पर्टिकुलर इंडस्ट्री की देखूं या एक किसी एक कंपनी की देखूं कि उस कंपनी में प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहे हैं उससे कंज्यूमर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब बहुत छोटे लेवल पे मैं इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये चीज मैं बहुत बड़े लेवल पे एड्रेस करूं, ये चीज अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे देखूं, मतलब पूरे कंट्री लेवल पे, कि भाई कंट्री का पूरा स्टील सेक्टर में प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कंट्री के पूरे स्टील सेक्टर में कंजम्पशन वाले जो क्राइटेरिया लोग, कंजम्पशन वाले लोग हैं या कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इन्होंने दो चीजें इधर बता के रखी है, अंडरलाइन करो। लार्जली विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर, macroeconomics deals with economic issues of or economic problems at level of economy as a whole। अंडरलाइन करो, ये लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल मींस पूरी कंट्री के हिसाब से इसको देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड फर्म या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मींस मतलब एक स्टील सेक्टर नहीं, अगर स्टील सेक्टर की स्टडी करनी है तो फिर इकोनॉमी में आ जाएगा। इंडस्ट्री का मतलब होता है कंपनी, आप छोटी मोटी कंपनी की स्टडी कर रहे हो या ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्टडी कर रहे हो तो वो इधर आ जाएगा, जिनका ज्यादा लार्ज स्केल नहीं होता है वो। अब इन्होंने इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम तो बता दी, ठीक है। ये वाली सारी चीजें जो हमने देखी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इस चीज की वजह से क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो पॉवर्टी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे फार्मर्स ग्रुप बना के जा रहे हैं कि भाई हमको पल्सेस के सीड्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई हम पल्सेस उगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो लोग सीड्स की डिमांड कर रहे हैं। अब मार्केट में सीड्स है नहीं तो होगा क्या, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगेन
ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, गवर्नमेंट को इसका डेटा कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट एनालाइज करती है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मेन मकसद तो हमारा डेटा कलेक्ट करना था। जो स्टैटिस्टिक्स सबसे चालू हो रहा है, इसके पहले हमने जो भी देखा दैट वाज इकोनॉमिक्स। इसमें व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स में यहां पे अंडरलाइन करो, स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। मिला? ये तुम्हारा इधर आना चाहिए अगर कोई स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आगे और भी डेफिनेशन आएगी, एक ये वाला पॉइंट भी टिक कर लो, बाकी का ऊपर नीचे जो भी कट कर सकते हो। फिर अंडरलाइन करो ऑल्सो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में बी रॉ इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनना, तुमको ये पता होगा कि हर 10 साल में गवर्नमेंट जो होती है वो सेंसस इंक्वायरी कंडक्ट करती है, जनगणना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो सेंसस इंक्वायरी होती है उसका मेन मकसद क्या होता है? जो सेंसस इंक्वायरी होती है उसका मेन मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में, वो एक मेन प्राइमरी मकसद होता है। लेकिन जब अगर तुम उनके सामने बैठोगे ना, जब तुम्हारे घर पे क्वेश्चन आंसर पूछने आते हैं, तो वो कुछ और भी क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, हाउस होल्ड फैमिली मेंबर्स कितने रहे, वो तो पूछेंगे ही। वो हो सकता है आपसे पूछे कि आपके ऑफिस से और आपके घर के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है अगर आपने ध्यान दिया हो या आपको मौका मिला हो, वो अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं वो। दूसरी चीज, वो आपसे ये पूछ सकते हैं या ये पूछते भी हैं कि ऑन एन एवरेज इनकम कितनी होती है। हालांकि वो हर एक जना गलत ही बताएगा या जो भी कुछ है, वो डिस्टेंस पूछते हैं कि ये चीज देखिए मैंने कि भाई आपके ऑफिस से और आपके घर का डिस्टेंस कितना है। आप ट्रैवल कैसे करते हो अगर आपको ऑफिस जाना होता है तो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, प्राइवेट व्हीकल यूज करते हो, या क्या करते हो? इनडायरेक्टली दे आर गेटिंग या दे आर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, दैट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब दैट कैन बी मेजरेबल। ठीक है, फिगर्स में उसमें मेजर हो सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब होगा क्या, उन लोगों का काम क्या, वो तो हर एक के घर पे जाके जाके ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उनका तो काम ही यही है, डिटेल्स घर घर जाके कलेक्ट करना। वो लास्ट जब एंड ऑफ द डे पूरा सेंसस इंक्वायरी कंडक्ट होगा तो उनके पास बहुत सारे फॉर्म्स भरे हुए होंगे अपने ऑफिस में। अब अगर गवर्नमेंट को एनालाइज करना है तो वो फॉर्म्स थोड़ी चेक करने बैठेगी, हर एक का फॉर्म गवर्नमेंट चेक करने नहीं बैठेगी। आज अगर यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट सबमिट करनी है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो वो फॉर्म्स के रिगार्डिंग थोड़ी वो पूरे फॉर्म्स उनको कुरियर के थ्रू सेंड करेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, या मैं एक सिंपल वर्ड बोलूं ना, उनको एक प्लेन पेपर पे सारी की सारी चीजें थोप के लिख के बताना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन इतनी है, इसमें से मेल इतने, फीमेल्स इतने, चिल्ड्रंस इतने, अंडर 35 इतने, अंडर 18 इतने। ये सारी चीजें उनको टेबुलेटेड फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट करके देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इतना जो ढगला मैंने किया था कलेक्ट, फॉर्म्स कलेक्ट कर करके पूछ के डेटा उनको फॉर्म पे लिखवा के, उसका मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिर्फ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में। जो ये चीज करते हैं ना उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ठीक है, जो ये चीज करते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन हमेशा ध्यान रखना कौन सी चीज का हो सकता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव मतलब फिगर्स नंबर्स में मेजर की जा सके उसका, which needs to be systematically presented। अंडरलाइन करो यहां तक। ठीक है, अब प्रेजेंट कैसे हो सकती है, उसमें क्या क्या हो सकता है, हमने परसेंटेज दिखा दिए। मतलब उसमें तो वो लोग, तुम अगर तुम्हारे घर पे आते तो वो ये भी पूछते हैं कि भाई आपकी एजुकेशन कितनी है, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या हो। तो वो लोग लिटरेसी रेट भी उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो लिटरेसी रेट का परसेंटेज वो लोग निकाल के यूएन को बताएंगे, तो परसेंटेज निकाल दिया, या एवरेज निकाल दिया। एवरेज तुमको पता है कि भाई एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं इस एरिया के, ये सारी चीजें वो लोग प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद के पैराग्राफ कट कर सकते हो। अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल नाउन।
जब जब सिर्फ प्लूरल नाउन में आगे आएगा सिंगुलर नाउन, अभी प्लूरल नाउन है। डिफरेंस क्या है? जब जब आप स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज को न्यूमेरिकली प्रेजेंट करो, ठीक है, कोई भी चीज को न्यूमेरिकली प्रेजेंट करो, लेकिन वो न्यूमेरिकल में प्रेजेंट की गई चीज से डेटा कलेक्ट अच्छे से किया हुआ होना चाहिए। पहली चीज, आप फिगर्स में कलेक्ट करो डेटा, डेटा आपने फिगर्स में कलेक्ट किया, उससे आप इंटरप्रिटेशन कर सको, उसको एनालिसिस कर सको, ठीक है। खाली डेटा कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, इतने सारे फॉर्म्स भरवा के कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, तो आपको डेटा वैसे कलेक्ट करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, प्लूरल नाउन का मतलब होता है आप सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करके आ गए, जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी लेकिन सिर्फ और थोड़ी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ज्यादा आपको उससे पता नहीं लगा पाओगे। वो जो स्टेटिस्टिक्स आप कलेक्ट करते हो उसको क्या बोला जाता है? प्लूरल नाउन। यहां पे देखो, in plural sense statistics refers to information in the terms of numbers or numerical data such as population statistics, अंडरलाइन करो, पॉपुलेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सारी चीजें जहां से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉपुलेशन का ही डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, तो मेरा काम क्या होगा? मैं उस घर में गया, मैंने पूछा भाई कितने जने हो, मैंने कहीं डायरी में जो फॉर्म था उसमें नोट कर लिया, मुझे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ कितने लोग हैं उस एरिया में, उस सिटी में, उस स्टेट में, मुझे ये पता पड़ेगा। वो वाला जो स्टेटिस्टिक्स तुम कलेक्ट करके आते हो ना, दैट इज अ प्लूरल नाउन वाला स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। यहां पर आ जाओ नीचे, एग्जाम्पल को तुम कट करो, नीचे आ जाओ, ये वाला जो टेबल दिया हुआ है ये देखो। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले हमने मतलब क्या देखा था? न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है। काउ हैज 4 legs, 4 देखो आ रहा है, न्यूमेरिकल है। बट दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्यों? क्योंकि ये एक न्यूमेरिक, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक वर्ल्ड वाइड फैक्ट है कि 4 legs ही होती है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि भाई कहाँ की, किससे कंपेयर किया, क्या किया, कौन सी का, वो सब कुछ पता नहीं पड़ेगा। सो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को पता नहीं पड़ रही है। यहां पर आ जाओ, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet एज कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। अब देखो ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, क्यों? बिकॉज आई कैन कंपेयर, पहली चीज आई कैन कंपेयर 2 countries, दैट इज इंडिया एंड नेपाल। सेकेंड थिंग, आई कैन कंपेयर देयर हाइट्स, आई कैन कंपेयर द हाइट्स। तो थर्ड थिंग, इट इज प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये वाली जो चीज होती है ना, इसको बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर मैं कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, राम इज 200 rupees इन हिज पॉकेट, ठीक है, किसने दिए, क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? अब 200 rupees इन हिज पॉकेट में राम, मैं ये नहीं पता कर सकता कि भाई उसका वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अपर पॉवर्टी लाइन है, बस मेरे को यही पता है। तो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर देखो, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18,000 एज कंपेयर्ड, 18 per 1000 एज कंपेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए। तो ये कंपेरेबल है, 2 कंट्रीज कंपेयर हो रही है। हालांकि जरूरी नहीं है 2 कंट्रीज कंपेयर हो, 2 सिटीज का कंपैरिजन हो सकता है, 2 ह्यूमंस का कंपैरिजन हो सकता है। ध्यान क्या रखना है? कंपैरिजन होना चाहिए, न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रेजेंट होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज, हम इसको ना किस हेड में पढ़ रहे हैं? ऊपर देखो, प्लूरल नाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन का एक लिमिटेशन क्या है कि भाई ये सिर्फ छोटी या कम इंफॉर्मेशन ही बता पाएगा। तो देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स तो है, नो डाउट, ये स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास कि मैं 2 कंपेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है ना वो लिमिटेड है। कैसे? इंडिया 6 feet एज 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया, यहाँ पे देखो 26 प्लस मेल पीपल। व्हाट अबाउट बिलो 26? उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को अवेलेबल नहीं होती, कंसाइज शॉर्ट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, दैट इज प्लूरल नाउन, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इधर देखो, ये दोनों में फर्क क्या है पता है? ये दोनों डेटा है, डेटा मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया है। 200 rupees राम से पूछा होगा, ठीक है। काउ हैज 4 legs, इन्होंने कहीं से डेटा कलेक्ट किया है। हालांकि ये यूनिवर्सल फैक्ट इधर नहीं आना चाहिए। देखो ये थर्ड वाला पॉइंट देखो,
A young lady was ran over by speeding truck at 100 km/h. तो ये भी कहीं उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है. तो दिस इज डेटा एंड दिस इज ऑल्सो डेटा. दोनों टेबल या दोनों आमने सामने में चीज सेम कॉमन चीज क्या है, दे बोथ आर डेटा. बट एक स्टैटिस्टिक्स बन रहा है, एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बन रहा है. तो उन्होंने नीचे वही लिखा है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा. जो भी आप कलेक्ट डेटा के फॉर्म में कलेक्ट करते हो ना, वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स आर डेटा. मतलब वो डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. देखो ये वाला भी तो डेटा है, बट क्या स्टैटिस्टिक्स बन पाया क्या? आंसर इज नो. ये वाला भी डेटा है, बट स्टैटिस्टिक्स बन पाया क्या? आंसर इज नो. क्यों नहीं बन पाया? बिकॉज इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. सेकेंड, even though it is presented in numerics, but it cannot be compared and it does not have complete picture. ठीक है, तो जो भी डेटा कलेक्ट करते हो ना, वो हर बार स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. इधर ये अंडरलाइन करो. बोलेज की जो डेफिनेशन है वो अंडरलाइन करो. ये वाली तुम ये लेन कैंडल की डेफिनेशन तुम डिलीट कर सकते हो या कट कर सकते हो. स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स. अंडरलाइन करो. ये यहाँ पे भी न्यूमेरिकल की बात की जाएगी. ऑफ फैक्ट्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी मतलब सपोज मेरे को पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो माय डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी वुड बी, मुझे किसकी इंक्वायरी करनी है? पॉपुलेशन की. बट आई हैव टू कंसीडर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. या अगर मैं मेरा कंसर्न है कि मुझे पॉवर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं बैकवर्ड एरियाज में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, तो माय डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी वुड बी टू कलेक्ट द डेटा ऑफ पीपल हु आर पुअर. बट खाली मेरे को वो डेटा कलेक्ट नहीं करना, उनके रीजंस भी चेक करने हैं जिसकी वजह से वो पॉवर्टी झेल रहे हैं. तो ये जो तुम करते हो ना, इसको बोला जाता है प्लूरल सेंस में. और स्टैटिस्टिक्स कोई भी हो, वहां पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपको कंसीडर करने होते हैं. यहाँ पर आ जाओ. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो ये सारी के सारे तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, लर्न करने हैं तुमको. स्टैटिस्टिकल टूल्स, इम्प्लीमेंटेशन, बड़ा है वैसे तो चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले आ जाओ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. जो भी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होता है, खाली सिंगल नंबर से मैं नहीं बोल सकता कि वो स्टैटिस्टिक्स है. जैसे कि उधर ही हमने देखा था कि ये वाला देखो क्या लिखा है, राम इज 200 रुपीज. खाली फैक्ट कलेक्ट कर लिया 200 रुपीज से, उससे मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगा. अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स. इसका मतलब ये है कि वो कंपेरेबल होना चाहिए. साइड में कहीं पे लिख सकते हो. ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि सिंगल नंबर से क्या होगा, मैं एक जने की परसेंटेज लेके क्या करूंगा, मुझे कंपेयर करना है तो दूसरे जने की एग्जाम में कितने मार्क्स आए उसके साथ कंपेयर हो सकता है. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. एज द सेम, अंडरलाइन करो, कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. दो जनों की परसेंटेज में कंपेयर करूंगा तभी मैं बता सकता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. ठीक है, इधर उन्होंने एग्जांपल दिया है, वो तुम रीड कर सकते हो. ठीक है, देख ही लेते एक बार. फॉर एग्जांपल, इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज. अगर मैं ऐसा बोलूं कि टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ क्योंकि मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रहा. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि 300 आर्ट्स की फैकल्टी में, 400 कॉमर्स की फैकल्टी में, 300 साइंस की फैकल्टी में, तो मैं बोल सकता हूँ कि किस में सबसे ज्यादा है. 400 इन कॉमर्स. मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ तीन फील्ड्स को. ठीक है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स. इन शॉर्ट तुमको क्या करना है, डेटा ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबल हो. जो कंपेरेबल नहीं, वो डेटा वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता. Similarly, if it is stated that the population of India is 121 CR, or that the value of total exports from India is 14,41,420 CR, then the aggregate of the facts will be termed as statistics. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो खाली इससे ही काम नहीं चलेगा. बाहर आप दूसरे कंट्रीज से भी उसको कंपेयर करो, तब जाके आप बोल सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. हमने क्या देखा था, हमेशा नंबर्स, फिगर्स के उसमें स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ नंबर. स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ऐसी सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में नहीं आती. अंडरलाइन करो.
इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल रेलेवेंस जब तक आप उनकी हाइट से मेजर नहीं करो, 6 फीट 5 फीट इस तरीके से, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है और न्यूमेरिकल्स में भी एक्सप्रेस्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स वाला डेटा है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। ये क्या बोल रहा है, जैसे इकोनॉमी होती है, ठीक है, अगर पॉवर्टी होगी, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि पॉवर्टी भी हो जाए, या पॉवर्टी होगी उस केस में, क्योंकि पैसे खाने के लिए है ही नहीं, तो वो भूखे मरेंगे लोग। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी राइज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी राइज हो रही है। तो अगेन जब आप पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो पीछे ये भी ध्यान रखो कि अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर बट देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट हो सकता है। दूसरा चीज देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल 30% प्राइस राइज हुआ, तो प्राइस राइज होने की भी बहुत सारी वो चीज हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड हो गया, शॉर्टेज ऑफ पावर या राइज इन वेजेस हो गया, इंक्रीज इन टैक्सेस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब एक कॉज नहीं होता है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। फोर्थ वाला, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अंडरलाइन करो, एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट। जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, जो लोग घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको एक्यूरेट होना पड़ेगा। दे शुड बी एक्यूरेट इनफ टू कलेक्ट द डेटा। अंडरलाइन करो, द एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, उसमें बहुत तुमको सीखने को मिलेगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वाला थर्ड चैप्टर है। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन वाली चीज क्या है, इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी करना। मेरा इंक्वायरी करना है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो मैं जिन जिन लोगों से पूछूंगा कि भाई आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो मैं जो चीज कर रहा हूं उसको क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। हमेशा जो भी डेटा कलेक्ट करो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जो भी लोग, जिन लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ध्यान रखना कि वो लोग आपको सही सही डेटा बता रहे हो, ठीक है। Mutually related and comparable. Such numbers alone will be called statistics as are mutually related and comparable unless they have quality of comparison. Underline करो, they should have quality of comparison. अगर कंपैरिजन नहीं है मतलब वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टार्टिंग से ही हम यही देख रहे हैं कि भाई डेटा कलेक्ट करो, न्यूमेरिकल्स में होना चाहिए, प्लस वो कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल नहीं है मतलब डेटा वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। देखो अभी इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया है, राम इज 40 years old, मोहन इज 5 feet tall एंड सोहन इज 60 kgs ऑफ वेट। अब तीनों में मैं क्या कंपैरिजन करूं, ना तो नाम का कंपैरिजन, ना तो उनके जो ये फिगर्स देके रखे उसका कंपैरिजन। तो अगेन ये सिर्फ एक नंबर्स हैं, सिर्फ डेटा है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। हम स्टैटिस्टिक्स तभी बोलेंगे जब तीनों को हम कंपेयर कर सके, ठीक है। ये एग्जांपल टिक कर सकते हो। 6 वाला पॉइंट अंडरलाइन करो, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विथ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जनगणना होती है तो उनको ये पता होता है कि हमको कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। अगर वो लोग यही भूल गए कि हमको डेटा में क्या कलेक्ट करना है, क्या पूछना है, तो जो एंड में वो रिजल्ट लेके आएंगे ना, वो खराब निकलेगा। गवर्नमेंट को भी डेटा अच्छे से पता नहीं पड़ेगा। Any information collected without any definite objective will only be, underline करो, will only be a numerical value and not statistics. मेरा मकसद ये है कि मैं पॉपुलेशन इंक्वायरी जो कंडक्ट होती है उसमें सारी चीजें आ जाए। अब उसमें तुमको क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे पास होने चाहिए, या तुम लोगों से वो क्वेश्चन के आंसर कलेक्ट करवा के आ पाओ। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पहले से फिक्स होना चाहिए कि मेरे को कलेक्ट कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर वो तुम ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं कर पाते हो तो उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स लेके आओगे वो क्या होगा, बिना किसी यूज का होगा, और वो जो डेटा कलेक्ट करके आए हो उसको क्या बोला जाएगा, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 7th इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इंपॉर्टेंट है, आगे भी तुम पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोला जाता है सैम्पलिंग। सैंपल बेसिस पे कलेक्ट करना डेटा, इसको बोला जाता है एन्यूमरेशन या एस्टिमेटेड मेथड। एन्यूमरेशन या एस्टिमेटेड मेथड। अब ध्यान से सुनना, इसका पहले एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल 1 lakh people attended the rally addressed by the prime minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai.
मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कोई रैली कंडक्ट की होगी जिसमें दिल्ली में 1 लाख और मुंबई में 2 लाख लोगों ने वो रैली अटेंड की। अब देखो, कोई गिनने नहीं गया होगा कि भाई कितने लोग हैं, 1 लाख है, 2 लाख है, पूरा सपोज स्टेडियम भर गया तो वहां पे गिनने नहीं बैठे होंगे कि भाई कितने लोग आए कितने नहीं आए। तो ये जो फिगर्स है ना, 1 लाख 2 लाख, दीज आर एस्टिमेटेड फिगर्स। तो क्या हम स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेटेड फिगर्स कलेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान रखना, ये मैं अभी बता रहा हूं, आगे भी आएगा, स्टैटिस्टिक्स में जहां तक होता है हम एस्टिमेशन पे नहीं जाते हैं। जहां तक पॉसिबल है वहां तक एस्टिमेशन पे हम नहीं जाते हैं कि भाई हमने कोई डेटा कलेक्ट किया और एस्टिमेट पे कलेक्ट कर दिया। जैसे कि ये वाला देखो, 1 लाख 2 लाख, कोई गिनने नहीं गया लेकिन हमने एस्टिमेट लगा लिया। वो स्टेडियम का हमने साइज देखा कि भाई इतने लोग फिट हो सकते हैं, 2 लाख जने फिट हो सकते हैं, और उतने ही लोग उसमें पूरा खचाखच स्टेडियम भरा था, तो हमने बोल दिया कि भाई 2 लाख जनों ने वो अटेंड किया था। दिस 2 lakhs इसमें से कम भी हो सकता है, इससे थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो फिगर है ये क्या है? एस्टिमेटेड है। तो क्या स्टैटिस्टिकल डेटा एस्टिमेशन के फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है? तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आंसर इज ट्राई करना कि भाई एस्टिमेशन की जरूरत ना पड़े, ट्राई करना कि एस्टिमेशन की जरूरत ना पड़े। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है तो आप एस्टिमेशन यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एस्टिमेशन से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, आंसर इज यस, ठीक है। दूसरा, ये चलो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, एज अगेंस्ट इट इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड द एन्यूमरेशन मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। For example, it can be verified by enumeration whether 20 students are present in class or 10 workers are working in a factory। अब ये enumeration क्या है? enumeration का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है कि भाई एक एक जने से जाके पूछे आपके उसके घर में क्या है या कितने लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक एन्यूमरेटर अपॉइंट किया। एन्यूमरेटर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करने वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, जो बंदा पूछताछ करने आता है। अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो एक एक के घर में जाके पूछे। वो क्या करेगा? म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास जाएगा, उसके पास डेटा कलेक्ट करेगा। वो जो काम करता है ना, दैट इज एन्यूमरेशन मेथड। वो एक एक के पास जाके तो नहीं पूछ रहा, ठीक है, वो किसके पास जा रहा है? म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास जा रहा है और वहां से डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? एन्यूमरेशन मेथड। जो भी डेटा कलेक्ट करो दैट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में डेटा कलेक्ट होना चाहिए। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो तुमको उसी हिसाब से सिस्टम्स में से जाना पड़ेगा और डेटा वैसे ही कलेक्ट करना पड़ेगा। बिफोर कलेक्टिंग देम प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि भाई किस किस के घर पे जाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन से एरिया से शुरुआत करनी है, प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हैफेजार्ड मैनर में कलेक्ट नहीं होना चाहिए। हैफेजार्ड मैनर में मतलब बहुत जल्दी है डेटा कलेक्ट करने की, तो है ना, कुछ घरों का डेटा उस एन्यूमरेटर ने खुद अपने हिसाब से ही भर लिया। इतना जल्दी हैफेजार्ड मैनर में या गलत डेटा कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं वो उन्होंने कलेक्ट किया डेटा, कौन सी क्लास का है, कौन सा सब्जेक्ट का है, किस एग्जामिनेशन में है, वो सब कुछ अता पता ही नहीं है। तो दिस विल लीड टू नो कंक्लूजन, उससे कुछ कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा। अगेन ये वाला जो आंसर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लर्न तुमको करना पड़ेगा। कीवर्ड्स और जहां पे कट हो सकता है वो मैंने करवा दिया है। अब आ जाओ सिंगुलर नाउन। अब तक जो हमने किया ना, पता है क्या किया? हम सिर्फ डेटा कलेक्ट करके आए हैं। ये वाला जो हमने 4 या 5 पॉइंट देखे, या इसके पहले प्लूरल सेंस में जो हमने डेटा की वो पूरा देखा, उसमें क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करके आ गए। वो डेटा कैसा था? कंपेरेबल था, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस था। उस डेटा में हो सकते हैं बहुत सारी चीजों की वजह से चेंजेस आए हों। हमने डेटा एक्यूरेट कलेक्ट किया है, कंपेरेबल है, जो ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट किया है। बहुत ज्यादा बड़ा डेटा था तो हमने उसको एस्टिमेट फिगर में कन्वर्ट कर लिया। डेटा इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये हमने डेटा सिर्फ कलेक्ट करने का काम किया है। अब कलेक्ट करने के बाद जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज टर्म्ड एज सिंगुलर नाउन वाली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। अंडरलाइन करो तुम्हारी फर्स्ट डेफिनेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, वो वहां पे कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे? उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करेंगे मतलब यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट देनी है, तो उनको हम इतने सारे फॉर्म्स तो भर भर के नहीं भेजेंगे, उनको एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में ही सारी की सारी चीजें चाहिए, तो हम उनको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद हम नीचे एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बहुत ही बढ़ा, तो क्यों बढ़ा,
वी आर एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड आर इंटरप्रिटिंग इट। ये जो हम काम करते हैं इसको बोला जाता है तुम्हारा सिंगुलर नाउन। अब आ जाओ नीचे, तुमको ये सारा जो स्टेज है ना, तुमको खाली नाम याद रखना है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मिला। रीड ओनली नेम्स ऑफ दीज स्टेजेस। इधर टेबुलर फॉर्म में भी दिया हुआ है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड डेटा। बीच में कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीच में जो भी कुछ है तुम कट कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेंशन द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो ये स्टेजेस तुमको लिखने पड़ेंगे। अब आ जाओ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। अगेन देखो, ये है ना, हर बार तुमको आएगा, अकाउंट्स में भी जब हम पढ़ेंगे ना तो आगे आएगा, इज अकाउंटिंग आर्ट और अ साइंस। तो हम उधर लिखते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको स्टैटिस्टिक्स में पूछेंगे इज स्टैटिस्टिक्स एन आर्ट और अ साइंस, तो हम क्या लिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज आर्ट एंड साइंस बोथ। मतलब तुमको आंसर तो पता है कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, तुम क्या आंसर लिख के आओगे, स्टैटिस्टिक्स इज आर्ट एंड साइंस बोथ। बट क्यों, तो उधर आंसर लिखा है, अंडरलाइन करो, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। As science, statistics studies numerical data in a scientific or systematic manner, ठीक है। जैसे तुम साइंस में अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज या अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं किसी भी चीज को डिराइव करने के, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, फॉर्मूला है उस न्यूमेरिकल डेटा को तोड़ने मरोड़ने के, ठीक है। जैसे तुम अकाउंट्स में देखते हो तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का एक अलग मेथड दिया हुआ है। असेट कैसे है, लायबिलिटी कैसी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड दिया हुआ है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी मेथड दिया हुआ है, एवरेज निकालने का, परसेंटेज निकालने का। ये सारा का सारा मेथड हमें ये बताता है कि इट इज रिलेटेड टू समवॉट साइंस, मतलब एक पीछे इसके साइंस काम करता है, ठीक है। जैसे साइंस में मेथड्स होते हैं, उसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूलाज हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ साइंस। अब आर्ट क्यों, एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब हम उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आई हुई है, तो वो जो हम चीज सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सपोज एग्जांपल हमने डेटा कलेक्ट किया, हमको पता पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, अब हम उस अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नए पैकेजेस निकालेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्योर हो जाए। फिर हो सकता है सब्सिडीज कुछ टाइम के लिए उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट की जाए, कुछ इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाए जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ये जो चीज गवर्नमेंट करती है, दैट इज रिलेटेड टू आर्ट। मतलब हम उस चीज को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रॉब्लम हुई है। By using statistical data, we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise. Thus, the problem of unemployment in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with underlying quantitative data. Answer तुमको क्या लिखना है? It is both science as well as art. Science क्यों है? Because it is based on different methods. यहाँ पे भी मेथड्स काम करते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूला काम करते हैं। आर्ट क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम जो स्टेप्स उठाते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर आर्ट। ये भी एक आर्ट है कि भाई आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करोगे, ठीक है। देखो, अब दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स, अगेन इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में आता है कि भाई डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच का डिफरेंस। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पे आ जाओ, अंडरलाइन करो। डिस्क्रिप्टिव रेफर्स टू दोज मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर, अंडरलाइन करो, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ द डेटा। हमको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसको प्रेजेंट करना है और एनालिसिस करना है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज कैसा है, प्लस है, माइनस है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, जिसको बोला जाता है, अंडरलाइन करो, मीन, मीडियन, मोड। अब ये टेक्निकल वर्ड है, तुमको आगे आने वाले चैप्टर सिखाएगा। हमको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए,
तो ये सारे के सारे फॉर्मूला इधर दिए हुए हैं। मीन मीडियन मोड, ठीक है, अंडरलाइन करो। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन मिला, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी है क्या मैं बता दूं, मैं इधर है ना स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंपल सा बता देता हूँ। जब भी कहीं पे इलेक्शन होते हैं तब तुमने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स है ना वो एग्जिट पोल क्रिएट करते हैं। तुमको पता होगा एग्जिट पोल, या तुमने देखा भी होगा। व्हाट इज एग्जिट पोल? न्यूज चैनल वाले एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई किसकी गवर्नमेंट बनेगी या किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अब वो जब वो डेटा, अब उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट किया होगा, उन लोगों ने ईमेल्स के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, वहां के जो लोग होंगे उनसे पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू पूछा होगा कि भाई आप किसको वोट करोगे, पार्टी ए को वोट करोगे कि पार्टी बी को वोट करोगे, ठीक है। ये सारा डेटा कलेक्ट करके उन्होंने एग्जिट पोल क्रिएट किया। अब जब भी वो पोल क्रिएट होता है ना, तब शायद तक तुमने देखा होगा या पूरा अगर अच्छे से सुना हो, तो वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि इसमें है ना, हमने ये एग्जिट पोल क्रिएट किया है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होने के चांसेस 2% है। स्टैंडर्ड डेविएशन होने के चांसेस 2% है। अब ये 2% स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब डेटा कलेक्ट हुआ था तब उस बंदे ने बोला था कि हम पार्टी ए को वोट करेंगे, तब उस बंदे ने क्या बोला था, हम पार्टी ए को वोट करेंगे। लेकिन 2% चांसेस या 2% लोग ऐसे भी होंगे जो ए को वोट ना करके बी को वोट करके आ जाए बाद में। ये जो चीज हम पता करते हैं ना, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एक सिंपल मैंने बता दिया, बाकी मीन मीडियन मोड तुम नेक्स्ट जब तुम्हारा चैप्टर आएगा प्रैक्टिकल वाला उसमें कवर होगा। Descriptive statistics is used when you estimate average height of secondary students in your school. ये एग्जांपल तुम कट कर सकते हो या सिर्फ ये वाला एग्जांपल लर्न कर लो, फर्स्ट वाला, दो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। When you estimate average height of secondary students in your school, आपको हाइट्स मेजर करनी है तो आप एनालिसिस इंटरप्रेट कर रहे हो, सेकेंडरी स्टूडेंट्स का हाइट कंपेयर कर रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब आता है तुम्हारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये वो स्टैटिस्टिक्स है जहां पर आप डेटा कलेक्ट करने के बाद कंक्लूजन्स बनाते हो। ये वो चीज है जहां पर डेटा कलेक्ट करने के बाद कंक्लूजन्स बनाते हो। देखो यहां पर है ना एनालिसिस हो रहा है, सिर्फ एनालिसिस होना मतलब पॉवर्टी बढ़ी के कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के कम हुआ, हम उस वो चीज एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कंक्लूजन ड्रॉ करना मतलब फाइनल एक स्टेटमेंट देना कि भाई हमने पूरा छानबीन कर लिया, इस एरिया में इतना ज्यादा पॉवर्टी है और इस पॉवर्टी के पीछे का रीजन ये है, दैट इज कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन पे जहां पर पहुंच जाते हैं ना उसको बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मेरे को एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, यूएन यूनाइटेड नेशंस मुझसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा है, आप फाइनल एक वर्ड में बताओ कि आपके कंट्री में पॉवर्टी का प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे सिर्फ उसको एक वर्ड बताना है, मतलब मुझे सिर्फ उसको कंक्लूजन मत बताना है। वो जो मैं कंक्लूजन डिराइव करूंगा ना, जो मेथड में यूज करूंगा, दैट इज टर्म्ड एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें ना इन्होंने एग्जांपल इररिलेवेंट दिया है, देखो इन्होंने क्या लिखा है। इन योर क्लास टीचर एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। देखो यूनिवर्स और पॉपुलेशन वर्ड अंडरलाइन करो, ये मैं बताता हूँ क्या है। मुझे स्टडी किसकी करनी है उसको बोला जाता है पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना, मुझे स्टडी किसकी करनी है उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। स्टडी किसकी करनी है, एंटायर क्लास की, उसको क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, ठीक है। On the basis of average weight of only a sample of students of the class, he is using inferential statistics। ध्यान से सुनना, उसको कंक्लूजन बनाना है, जो टीचर है उसको कंक्लूजन बनाना है कि एवरेज हाइट क्या है। अब उसके पास टाइम नहीं है, तो व्हाट शी इज डूइंग या व्हाट ही इज डूइंग, वो कुछ सैंपल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, कुछ 2-3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा है, उसकी हाइट वो कैलकुलेट करेगा, एवरेज निकालेगा और बोलेगा कि एवरेज स्टूडेंट की हाइट इस क्लास में इतनी है। तो वो जो चीज कर रहा है ना उसको बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्यों यूज की उसने, उसको कंक्लूजन बनाना था, उसको कंक्लूजन ही बनाना था, इसकी वजह से जो उसने जो यूज किया ना उसको बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हालांकि आगे जब तुम ये चीज सॉल्व करोगे ना तो दोनों के बीच में तुमको कोई डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तक किसी को डाउट है ना तो वो पूछ सकता है, चैट बॉक्स चालू ही है।
और ऐसे कुछ लोग जिनको जल्दी टाइमिंग का वैसा कुछ डिफरेंस होता है, वो भी शायद नो डाउट ही लिखते हैं इधर।
अब आ जाओ लिमिटेशंस पे। आई होप एवरीवन इज देयर। लिमिटेशंस पे आ जाओ और फर्स्ट पैराग्राफ जो भाषण दिया है वो कट कर दो, डायरेक्टली पॉइंट्स पे आ जाओ। सबसे पहले तो इतना हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट डेटा इज कलेक्टेड इन न्यूमेरिक्स, मतलब नंबर के टर्म्स में, उसमें कभी भी क्वालिटेटिव डेटा नहीं आता। तो ये एक लिमिटेशन है कि कभी भी इकोनॉमिक्स में ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियटिज्म, जस्टिस, ये सारी चीजें कंसीडर नहीं की जाती। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस कि भाई हम अगर एक वर्कर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना एक्सपेंस टुवर्ड्स लेबर होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम वो कितना ऑनेस्ट, सिंसियर या लॉयल टुवर्ड्स वर्क है वो कभी भी हम कैलकुलेट या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। तो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर्स ओनली। फिर आता है दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। मतलब जैसे कि हमने देखा है कि भाई पर कैपिटा इनकम आती है, ठीक है, तो सपोज पर कैपिटा इनकम अगर 1000 है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब सपोज पर कैपिटा इनकम आया 1000, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑन एन एवरेज एक जना इंडिया में कितना कमाता है, 1000 रुपीज, बट दैट कैन नॉट बी इवन। व्हाट इज द नीड टू गेट क्वांटिटेटिव फैक्ट्स? क्वांटिटेटिव हमें चाहिए ना, क्योंकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों को तुम मेजर करोगे तो वो किस टर्म्स में होगा, न्यूमेरिकल्स में ही होगा। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव फैक्टर्स वाली है और वैल्यू हम इसको बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज किसी वर्कर को सैलरी का क्राइटेरिया देने का ये है कि भाई वो वर्कर कितना स्किल्ड है, ठीक है, वर्कर कितना स्किल्ड है, हम उसके हिसाब से उसको सैलरी देते हैं। अब वो अगर वर्कर स्किल्ड है और उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो स्किल्ड वर्कर की डेफिनेशन क्या, ठीक है, आप किस बेसिस पे उसको सैलरी दे रहे हो, उसके स्किल्ड, वो कितना स्किल्ड है, आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे? अगेन, स्किल्ड इज अ क्वालिटेटिव फिनोमेना। वो उसने 1 साल काम किया तो स्किल्ड हुआ, 10 साल काम किया तो स्किल्ड हुआ, ये सारी चीजें प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में आती है। तो इसीलिए हमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये सारी चीजों को, भले वो एक क्वालिटेटिव फैक्टर है, फिर भी हम उसको तोड़ मरोड़ के क्वांटिटेटिव में लेके आते हैं, ठीक है। देखो, एक वर्कर कितना स्किल्ड है, एक वर्कर कितना अनस्किल्ड है, ये कौन सी क्वालिटी है? ये उसकी क्वालिटेटिव फैक्टर है, क्वालिटी है उसकी। लेकिन हमको तो डेटा कौन सा चाहिए? फिगर्स में चाहिए, नंबर्स में चाहिए। तो हमें जानबूझ के उस स्किल्ड अनस्किल्ड की डेफिनेशन को डिराइव करना पड़ेगा, जानबूझ के, और स्किल्ड अनस्किल्ड की डेफिनेशन को डिराइव करना पड़ेगा कि भाई 10 साल काम करता है तो स्किल्ड माना जाए, 5 साल काम करता है तो स्किल्ड माना जाए। इसीलिए कभी कभार जरूरी भी होता है कि भाई हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी ध्यान में लें, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हम ध्यान में क्या लेते हैं? न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है। स्किल्ड अनस्किल्ड तो कर लिया, वर्कर्स को बाइफर्केट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम स्टडी तो किसकी करेंगे? जो फिगर्स होंगे वो, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा है तुम्हारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में आता है तुम्हारा पर कैपिटा इनकम, सपोज 1000 है, तो सपोज अगर इंडिया ने बोला हमारी पर कैपिटा इनकम 1000 है, मतलब एक जने की ऑन एन एवरेज इनकम 1000 है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास एक जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो पूरा मतलब एक दूसरी कंपनी खरीद सकते हैं। तो 1000 जो आया वो ऑन एन एवरेज फिगर है, ये हर एक के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई नहीं किया जा सकता। एवरेज होता है तब तक ठीक है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ quantitative facts, it does not study statistical facts relating to a particular unit। अंडरलाइन करो, पर्टिकुलर यूनिट। टोटल में हम सब साथ में लेके चलते हैं कि टोटल कितना जीडीपी हुआ, पूरी कंट्री में टोटल इन्फ्लेशन सपोज 7% है, ठीक है, मतलब महंगाई का जो रेट है वो 7% है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो उसमें महंगाई सिर्फ 2% ही बढ़ी या 5% बढ़ी, ठीक है, कोई एफएमसीजी सेक्टर है उसमें 10% बढ़ गई। तो इंडिविजुअली महंगाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम एवरेज निकालने जाते हैं तो अलग फिगर आता है। तो ये वही बोल रहा है कि हम सिर्फ एवरेज पे काउंट करते हैं, एग्रीगेट्स पे काउंट करते हैं। देखो, इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि इट मे बी अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न्स 50,000 per month, but as this fact relates to an individual, it is not deemed to be a subject matter of statistics।
मतलब अगर तुम्हारी क्लास टीचर की इनकम कितनी 50,000 पर मंथ, इट डज नॉट मीन दैट एवरी अदर पर्सन हु इज अ क्लास टीचर वुड अर्न द सेम मनी। ठीक है, एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, एजुकेशन अलग हो सकती है, टाइम पीरियड वो या किस स्टैंडर्ड में पढ़ा रही है वो अलग हो सकता है। तो अगेन ये सारी की सारी चीजें भी डिटरमाइन करनी पड़ती है। हम एक जना 50,000 कमा रहा है इसके ऊपर डिसीजन नहीं बना सकते कि दूसरे लोग भी ऑन एन एवरेज उतना कमा रहे होंगे। However, it becomes subject matter of statistics if we study income of school teachers across all the parts of the country for the purpose of finding regional differences, underline कर regional differences। अगर ये सिर्फ ये तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर क्लास टीचर की हमने इनकम काउंट की। अगर मुझे अच्छा स्टैटिस्टिक्स चाहिए ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक स्कूल में जो क्लास टीचर है उनकी इनकम कंपेयर करनी पड़ेगी और उनकी इनकम ऑन एन एवरेज निकालनी पड़ेगी, तभी मैं बोल सकता हूँ कि भाई हमने डेटा कंपेयर किया। वो जो 1000 वाला जो तुम्हारा एग्जांपल था पर कैपिटा इनकम का, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट कैन बी सूटेड फॉर दिस पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। यहाँ पर भी ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है कि भाई एक टीचर 50,000 अर्न करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की टीचर भी सेम अर्न कर रही हो, उनकी सैलरी उससे कम भी हो सकती है। अगर प्रिंसिपल है प्लस टीचर भी है तो उसकी सैलरी इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो कंपेयर डेटा, देखो डेटा को कंपेयर करना है मतलब दो चीजें सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर डेटा, इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर, अंडरलाइन करो, यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, डाइवर्स क्वालिटीज वाले डेटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। तो जो भी डेटा कलेक्ट हो वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो आप क्लोथ का ही आप प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करो, ठीक है, या उसको ही कंपेयर करो, या तो फूड ग्रेन्स का ही प्रोडक्शन जो है वो आप कंपेयर करो। दोनों को देखो, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, एक फूड ग्रेन्स की इंडस्ट्री, क्लोथ की इंडस्ट्री बहुत अलग अलग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, दोनों को कंपेयर आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट इज बिकॉज क्लोथ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड फूड ग्रेन्स इज मेजर्ड इन टन्स। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। अब वैल्यू कंपेयर का मतलब क्या होता है, वैल्यू कंपेयर का मतलब ये है कि टोटल सेल्स आपने कंपेयर कर ली। ठीक है, कि भाई ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की इंडस्ट्री ने इतना सेल करके दिया रुपी टर्म्स में, 1 करोड़ 2 करोड़, या क्लोथ इंडस्ट्री ने इतना सेल करके दिया 4 करोड़ 5 करोड़, दैट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, बट हम ऐसे मीटर्स और टन्स में कंपेयर करो तो वो कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। एक लिमिटेशन है कि भाई आप दो इंडस्ट्रीज को इजीली कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज अ लिमिटेशन कि यू कैन नॉट कंपेयर टू इंडस्ट्रीज डायरेक्टली, आपको किसी एक वैल्यू पे तो उसको लेके आना पड़ेगा। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, ये वाला 4th पॉइंट एंड दिस पॉइंट नंबर 2, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों में सेम चीज बोली है। मोस्ट स्टैटिस्टिकल डेटा आर ट्रू ओनली एज एवरेजेस। ठीक है, हम सिर्फ एवरेज यूज करते हैं काफी कबार। They are not always valid under all conditions. For instance, it is said that per capita income, देखो अगर बोला कि per capita income इंडिया में 50,000 है per annum, तो this is average of all the people earning in the country, ये average निकाला है। इसमें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी आ गया, इसमें इंडिया का पुअरेस्ट पर्सन भी आ गया। क्या बोला, 50,000 पर एनम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 50,000 कमा रहा होगा। ठीक है, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन पर एनम में 50,000 कमाता है क्या? नहीं, उससे ज्यादा कमाता है। क्या इंडिया का पुअरेस्ट पर्सन 50,000 पर एनम कमाता है क्या? पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, वो कुछ कमाता ही ना हो। ठीक है, तो अगेन देयर में हैव सम मोर और दे में हैव सम मोर और दे में हैव सम लेस, ये चीज भी हो सकती है, इससे कम या इससे ज्यादा हो सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या एवरेज यूज करना चाहिए? तो आंसर इज, जब इतना ज्यादा वेरिड पॉपुलेशन है तो आपको और कोई चारा बचेगा ही नहीं, आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। आप एक एक की इनकम के सामने जाके दूसरे लोगों की इनकम कंपेयर करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो एवरेज इसीलिए यूज किया जाता है। अगेन इसका फायदा भी है कि भाई हम जल्दी कंपेयर कर पाते हैं। इसका लिमिटेशन है कि भाई ये फिगर हर एक के ऊपर इक्वली अप्लाई नहीं हो पाएगा। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंक्लूजन इट इज नेसेसरी, देखो सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई वो स्टैटिस्टिकल डेटा कैसा है। ठीक है, लोगों को लगता है कि भाई प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, लेकिन अंदर जाके देखो कि वो उसने प्रॉफिट्स कैसे कमाए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो ये दिया है, एक बिजनेसमैन है, उसका प्रॉफिट कैसा था 3 साल में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। कैन आई से द प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? कैन आई से बिजनेस इज ग्रोइंग? ठीक है,
दूसरा देखो 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड एवरेज इनकम क्या आएगी 2 लाख रुपए। ऑन द अदर हैंड दूसरा बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, उसका इनकम इनकम कैसी है, पहले 3 लाख हुई, फिर 2 लाख हुई, फिर 1 लाख हुई। कैन आई से इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? कैन आई से बिजनेस उसका अच्छा नहीं चल रहा है? अब जब दोनों को तुम कंपेयर कर रहे हो ना, तो उसका एवरेज निकल के क्या आ रहा है 2 लाख। मतलब दोनों हम एवरेज के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, दोनों जने सेम है। लेकिन अंदर जाके देखो, एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक बिजनेस नीचे डेटोरिएट होता जा रहा है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, एवरेज। एवरेज 2 लाख आ रहा है, तो हम दोनों को सेम मान रहे हैं। तो अगेन ये बोल रहा है कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। हमारा रिजल्ट 2 लाख आया है, दिस रिजल्ट इज रॉन्ग। यू हैव टू मेक सम रेफरेंस। तुमको और भी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी कि 2 लाख के पीछे क्या है। तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो डिक्रीजिंग है, एक का इंक्रीजिंग है। ये सारी चीजें भी तुमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। इंपॉर्टेंट चीज है, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। रीजन मैं बता दूं क्यों, क्योंकि तुम लोग है ना यहाँ पर क्या चीज सीखोगे, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें तुम सीख जाओगे, उसको कैलकुलेट करना सीख जाओगे। इसको यूज कैसे करते हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट्स जानते हैं, जो बड़ी बड़ी स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन में बैठे होते हैं, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, ठीक है। ये सारे लोग होते हैं जो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, या उस डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये एक्सपर्ट लोग ही, तुम लोगों का काम क्या है, 11th स्टैंडर्ड में तुमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है। यू कैन ओनली फाइंड, फॉर्मूला में तुमने कुछ डाला और उसका तुम्हारा आंसर निकल गया। तो इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, आंसर निकाल के दे सकते हो, उसको यूज कैसे करना है वो कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स। Statistics can be used only by those people, underline karo, who have special knowledge of statistical methods. Those who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics. ये इसके बाद कट कर दो, इट कैन बी therefore said in the hands of unqualified person like a medicine, ये कट कर दो। ये लास्ट वाला कैंडल की डेफिनेशन कट कर दो। Prone to misuse. Misuse of statistics is very common. Statistics may be used to support a pre-drawn conclusion or even when it is absolutely false. It is usually said statistics are like clay. ये भी कट कर दो पीछे, जो इन्होंने भाषण दिया है, statistics are like clay, कोई नहीं पूछेगा। अब ये मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसा हो रहा है, तो ये वाला एग्जांपल, 1 लाख 2 लाख 3 लाख हुआ, मतलब बिजनेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक का बिजनेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब दोनों को कंपेयर करना है, तो हमने क्या किया, एवरेज निकाल दिया, फिर हम बोलेंगे दोनों के बिजनेस सेम है, ठीक है। ये कहीं काफी जगहों पर मिसयूज किया जाता है। अगेन ऐसा मिसयूज भी स्टैटिस्टिक्स में देखा जाता है कि भाई हमको दोनों का कंपैरिजन सेम दिखाना है। मतलब हमें ये नहीं दिखाना कि एक बिजनेस डिक्रीज हो रहा है, हमें ये नहीं दिखाना कि एक बिजनेस की इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमको दोनों को सेम लेवल पे लेके आके खड़ा करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, फिर बोलेंगे देखो दोनों सेम ही तो है बिजनेस, दोनों का प्रॉफिट एवरेज सेम ही आ रहा है। तो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट तुम्हारा इस चैप्टर का टॉपिक, इसके बाद मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वैसे टिक कर लेना। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा कट कर दो, कुछ नहीं है, सीधा पॉइंट्स पे आ जाओ। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखो, हमने सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ी थी। इकोनॉमी में मतलब क्या था हमारा, हम इकोनॉमी के प्रॉब्लम देख रहे थे, कंज्यूमर के, प्रोड्यूसर के, एटसेट्रा। उन प्रॉब्लम के लिए हमने क्या कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया। तो डेटा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडरलाइन करो, बी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, बाहर के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, ठीक है। For example, if it is the problem of unemployment, we can make a quantitative, underline करो, quantitative expression that 20% of India's working population is unemployed. मतलब फाइनल कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है मेरी, अनएम्प्लॉयमेंट। फाइनल कंक्लूजन क्या आया, 20%, ठीक है। ये 20% कहां से आया, बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। डेटा कैसा था, क्वांटिटेटिव डेटा था, ठीक है।
ये एक एग्जांपल लिख दो, बाकी सब तुम इधर कट कर सकते हो, दूसरा एग्जांपल तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्टरल या इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, ये एक अलग से भी क्वेश्चन बना के पूछा गया है बहुत बार, तो अंडरलाइन करो। Economists do not stop merely by quantitative expression of problems, they would try to further comprehend it. दो तरीके के मेथड्स होते हैं कंपेयर करने के, ठीक है। हमको स्टैटिस्टिक्स में करना ही क्या होता है, कंपेयर करना होता है, तो दो मेथड है कंपेयर करने के, आ जाओ। हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन करते हैं, जिसमें हम वी मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंटरसेक्टरल मतलब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक प्रॉब्लम एनालिसिस करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की। स्टील इंडस्ट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था, ऑयल इंडस्ट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब हम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या सेक्टर टू सेक्टर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री में 10% है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 20% है, तो हम इंडस्ट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं। दैट कंपैरिजन इज नोन एज इंटरसेक्टरल कंपैरिजन, ठीक है। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, दे वुड ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परसेंटेज, टोटल अमाउंट उनको चाहिए, फिगर चाहिए उनको, रूरल एरिया में कितना, अर्बन एरिया में कितना, ठीक है। ये भी एक तरीके का सेक्टर हो गया, ठीक है। दे वुड लाइक टू नो द परसेंटेज, परसेंटेज अंडरलाइन कर लो। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड, अंडरलाइन करो, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। अब सबसे पहले तो हमने दो सेक्टर्स के बीच में कंपेयर किया कि भाई दो सेक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम कहां पर है, किसमें कितना अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अब ये लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, हर साल इसको कंपेयर करते रहेंगे। फिर देखेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ कि बढ़ा, अगर कम हुआ तो कितने परसेंट कम हुआ, बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ा। मतलब वो लोग अब उनको ये सब चीजें नहीं देखनी कौन सा सेक्टर है क्या है, उनको सिर्फ अब ये देखना है कि कितना परसेंटेज बढ़ा या कितना परसेंटेज कम हुआ। ये जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना, उसको बोला जाता है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, ठीक है। सिर्फ वो लोग इंक्रीज डिक्रीज पे ध्यान देते हैं। रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वो कंपेयर करेंगे इंक्रीज डिक्रीज का, कि ये इतने सालों में कितने, किसमें कितना इंक्रीज हुआ, किसमें कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब हमारा मेन मकसद क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट को देखना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है। फिर हमने देखा कि एक रीजन कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आर इंटर रिलेटेड। हमने देखा कि जो अनएम्प्लॉयड है वो पुअर भी है, ठीक है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पुअर हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उसकी वजह से वो पुअर होते जा रहे हैं, इसी की वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन जा रही है। इसका मतलब देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक चीज होती है तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज पे पड़ता है, ठीक है। वो बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ, दैट वाज द कॉज। वो बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ, दैट वाज द कॉज। वो बंदा पुअर हुआ, वो दैट वाज द इफेक्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमेशा इकोनॉमिस्ट ये भी चीज ट्राई करते हैं कि भाई दो चीज के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। दे वुड ट्राई अटेम्प्ट एन इफेक्टिव, अंडरलाइन करो, डायग्नाइज ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली सजेस्ट सम रेमेडीज। वो प्रॉब्लम को डायग्नाइज करते हैं कि भाई इतना ज्यादा पॉवर्टी हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट को सजेशन देंगे वो लोग कि भाई आप लोग इंडस्ट्रीज को ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करो ताकि वो प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट करें, ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाए जिसमें वर्कर्स और इन्वॉल्व हो सके और उनका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। फिर आ जाए फोर्थ वाले पॉइंट पे, अंडरलाइन करो, ये लोग मॉडल सजेस्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। अभी इकोनॉमिक मॉडल्स क्या है, तो जब जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजें लेके आती है कि भाई इतना हम सैंक्शन लोन करेंगे या इतनी मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक थियरीज या इकोनॉमिक मॉडल्स क्यों आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उस प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए, हटाने के लिए वो लोग इकोनॉमिक मॉडल्स लेके आए हैं, ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, अंडरलाइन करो, इकोनॉमिक थियरी का मतलब होता है एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफरिंग कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। कुछ नहीं करना है, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा। मतलब हम तो डेटा किसका कलेक्ट करने गए थे, पॉपुलेशन का, जनगणना में, ठीक है। उसके अलावा हमने उनसे ये भी पूछ लिया कि भाई उनका वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं कि पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं। मींस अगर वो लोग पर्सनल व्हीकल यूज ही नहीं करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट वुड बी देयर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। इसके बेसिस पे वो लोग
चीजें डिटरमाइन करेंगे कि भाई पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, उससे भी वो लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो दैट इज इकोनॉमिक थियरी विच गिव्स यू एन आइडिया अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक थियरी इनडायरेक्टली बोल सकते हो, इट इज अ थियरी दैट कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर हमने एक और एग्जांपल है, इन्होंने एक मॉडल बना के रखा है जिसको बोला जाता है डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। ठीक है, डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड फॉल होती जाएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने एक मॉडल बना के रखा है कि मार्केट में हर बार ऐसा ही होगा, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है वो कम होती जाएगी नॉर्मल केसेस में। ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इन्होंने बना ली। ये रिलेशनशिप के बेसिस पे वो आगे मार्केट में गवर्नमेंट को सजेशंस देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होती जा रही है, आप एक काम करो, इस प्रोडक्ट के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जैसे अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या चाह रही होगी कि भाई हम कैसे भी करके इस प्रोडक्ट के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हालांकि डिमांड कम नहीं होने वाली उससे, क्योंकि वो जरूरी चीज है, वो चाहिए। देयर कैन नॉट बी रिडक्शन इन डिमांड इवन दो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगेन गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको कम करने की कोशिश करेगी। देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इसके बेसिस पे गवर्नमेंट अलग अलग मॉडल्स यूज करती है ताकि वो चीज कर्व हो सके। फिर आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हमारे पास जो डेटा आता है ना, हम उससे फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि भाई तुमने सुना होगा कि बाय 2050 इंडिया पॉपुलेशन विल सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो ये सब इनको कैसे पता पड़ा कि भाई अभी तो 221 चल रहा है, उसके बाद भी उनको 2050 या 51 तक का भी उनको पता पड़ गया। कैसे पता पड़ा? दे आर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कैसे होती है? जब आपका पास्ट में कुछ इकोनॉमिक्स का डेटा पड़ा होगा या स्टैटिस्टिकल डेटा पड़ा होगा। तो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज। बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन, अंडरलाइन करो, ये फालतू से लिखते हैं, कट कर दो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कट कर दो। We only mean to assess and ascertain the future course of certain events. Underline करो, future course of certain events which are of economic significance. सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी बैंक में या एक कोई बड़ी बैंक होती है उसमें फ्रॉड हो जाता है तो मार्केट में उस बैंक के शेयर्स भी डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि एक फ्रॉड अगर हुआ उसके बेसिस पे उसके प्राइस भी कम हो गए। अब फ्यूचर में उन शेयर होल्डर्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा? दैट इज फोरकास्टिंग। फ्यूचर में उनका वैल्यू और गिरता जाएगा उस कंपनी का, या और बढ़ने के चांसेस हैं उसके शेयर्स। दैट इज फ्यूचर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये चीज भी इकोनॉमिस्ट डिराइव करते हैं। अंडरलाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा एमसीक्यू दिया है कि प्राइस लेवल पिछले 10-15 सालों से हमें ना प्राइस देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के प्राइस कमोडिटी के बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि उस प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस तरीके से वो लोग फोरकास्ट करते हैं। या अगर कोई चेंज आता है तो फोरकास्टिंग में वो ये भी बोल सकते हैं कि कम भी प्राइस हो सकते हैं। जैसे गोल्ड के प्राइसेस, आज गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा हैं, अब अगर आप 50 साल पहले जाओ तो गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे। तो अगेन अगर 50 साल पहले किसी इकोनॉमिस्ट ने ये प्लान तो किया ही होगा कि हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि गोल्ड के प्राइसेस थाउजेंड्स में, 60,000 में, 50,000 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द फोरकास्टिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, अंडरलाइन करो, टैक्स पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है। अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू। किसको रेवेन्यू चाहिए? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट भी उसी हिसाब से फिक्स करती है कि भाई हमारे पास ज्यादा पैसा है, विथ मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पीपल। लोगों को डिस्कम्फर्ट भी कम हो और हमारे पास पैसा भी ज्यादा आ जाए टैक्स के फॉर्म में। ये गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करती है। अंडरलाइन करो, फाइनेंस मिनिस्टर। ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना सारी की सारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाती है। वो लोग फिर डिसाइड करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इनकी टीम डिसाइड करती है कि टैक्स का रेट और वो सारी चीजें कैसे रखनी है ताकि लोगों को डिस्कम्फर्ट भी कम हो और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाए। अब लोगों को, अब ऑलरेडी मार्केट में मंदी लगी पड़ी है और आपने उनसे ज्यादा टैक्स रिकवर करोगे तो लोगों को डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? काफी कबार टैक्स के रेट कम कर देती है। सो अगेन इट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। Important question, what is economic equilibrium? Separately can be asked. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर का वांट ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए और उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो
और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, वो वाला पॉइंट जो होता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम गुड्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, या किसी दुकान पे कोई चीजें खरीद गुड्स खरीदने जाते हैं, तो हम बार्गेन करते हैं, ठीक है, कि भाई इतना प्राइस मिनिमम आप सेट करके दो, हम इतने प्राइस में हम परचेज करेंगे। तो जिस प्राइस पे हम सेट होते हैं, अब देखो प्रोड्यूसर को पता है या उस सेलर को पता है कि भाई किस प्रॉफिट पे, किस पॉइंट पे आके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कंज्यूमर को पता है कि भाई ये चीज कितने की है, मेरे को कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो जिस पॉइंट पे कंज्यूमर और वो जो सेलर है दोनों मीट कर जाए, मतलब कंज्यूमर बोलेगा कि मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, प्रोड्यूसर को लगेगा कि नहीं मेरे को प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे आके या जिस प्राइस पे आके ये दोनों इक्वल बैठ जाए ना, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम और वेयर द कंज्यूमर फाइंड्स दैट हिज सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम, उसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। बाकी का तुम कट कर सकते हो, ये मार्शल की डेफिनेशन कट कर सकते हो, ये एक पूरा पैराग्राफ तुम कट कर सकते हो। डिसबर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो भी है ये कट कर सकते हो। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब कोई डाउट है तो पूछो, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्या है, पहले डाउट है तो पूछ लो। यस नो कंपल्सरी, स्पीड प्रॉब्लम ऑल्सो यू हैव टू टेल। फिर से एक्सप्लेन हो जाएगा। बाद में स्पीड प्रॉब्लम बोलने का मतलब नहीं रहता है अगर तुम इधर ही डाउट नहीं पूछते हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए टिक करो। पेज नंबर स्टार्टिंग से आते हैं। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ कट करवाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में जो 2 पैराग्राफ दिया है वो कट करवाए। अब अंडरलाइन सिर्फ तुमको क्या लर्न करना है वो टिक कर लो। हु इज कंज्यूमर लर्न करना है, व्हाट इज कंजम्पशन लर्न करना है, व्हाट इज हु इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज प्रोडक्शन, और व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। अब ये एग्जाम में तुमको सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्क में तुमको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पूरा पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन तुमको लिखना है। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड, इसीलिए टिक करवाया है। ये वाला पैराग्राफ तुम रीड वंस कर सकते हो, नहीं रीड करोगे तो चलेगा। दिस डेफिनेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो 1 मार्क या 2 मार्क्स में आ सकती है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके बाद ये कट किया हुआ है मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क में आ सकता है वो ये है, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है जो 3 मार्क्स में आ सकता है। फिर आ जाओ नीचे, ये है ना व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, इसको साइड में लिख दो, ये एग्जांपल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तुमको है ना क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्टेट 1 और 2 एग्जांपल्स डिटरमाइनिंग द डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, तो ये उसमें आ सकता है। बाकी ये पूरा इधर पैराग्राफ ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये आ सकता है, ऑल डेटा, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये चीज तुमको आ सकती है। इसका आंसर तुम क्या लिखोगे, तो ये ऊपर वाला एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के बाद, काउ हैज 4 legs, ये डेटा तो है लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। इधर मैंने डेफिनेशन सिर्फ ये बोलेज डेफिनेशन कराई है, यूल एंड कैंडल की डेफिनेशन मैंने नहीं करवाई है, वो कट कर दो, नो नीड। ये जो बड़ा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, और ये जो है फीचर्स। अब इसमें देखो कितने हैं तुम्हारे पॉइंट्स, 8 जितने पॉइंट्स हैं, मिनिमम 5 तो तुमको ऑन एन एवरेज मार्क्स लर्न करने के लिए करने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम तुमको 7 पॉइंट्स तुमको आने ही चाहिए, 7-8 पॉइंट्स। अब बात आती है कि भाई इतना बड़ा आंसर है, उसमें बड़ा बड़ा ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तुम एक एग्जाम्पल लिखोगे वो सफिशिएंट होगा। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मीनिंग बता दो, एक एग्जाम्पल लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। तुमको कोई 2-3 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स यूज करोगे, आंसर शॉर्ट या स्क्रिप्ट्स में बनाओगे वो चल जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि तुमको भर भर के राम गाथा लिखनी है। स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स में ध्यान रखना, जितना भर भर के
या जितना खुद की क्रिएटिविटी शो करके फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन सेम करके बीच में गाना लिख के ऐसा उल्टी सीधी हरकतें करोगे, मार्क्स उतने ज्यादा कटेंगे। जितना शॉर्ट में तुम आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो उतना तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ तुम देख रहे हो, तुमको कुछ नहीं करना है, एक लाइन में तुमको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट दैट पॉइंट मींस, और उसके साथ एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। इससे ज्यादा तुमको और कुछ एक्सप्लेन उसमें नहीं करना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने टिक करवाया है। ये दो डेफिनेशन ये कट कर दो नीचे की। फर्स्ट वाली डेफिनेशन लर्न करनी है। जब मैं लर्न करने की बात करता हूं तो कीवर्ड्स आने चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये वाला पूरा कट कर दो, खाली इस टेबल को तुमको लर्न करना है, ठीक है। टेबल में भी ये टूल्स को खड्डे में जाने दो, खाली ये वाला स्टैटिस्टिकल स्टडी, खाली इसके स्टेजेस तुमको लर्न करने, सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि ये लोग नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेंशन द नेम्स, ये क्या 2 मार्क में आ सकता है, तो वो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडरलाइन करो, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लिमिटेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिमिटेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा फंक्शंस वाला, ये फंक्शंस वाला पॉइंट इधर इट कैन बी आस्क्ड एज अ होल, मतलब तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स है ना 5 6 9 जितने पॉइंट्स, वो पूरा का पूरा भी बना के पूछा जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। ये लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली तुमको इसमें से क्वेश्चन बनाने की पूछेंगे। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इंटरसेक्टरल इंटर टेम्पोरल पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बना के, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको टैक्स पॉलिसीज के बारे में बताना पड़ेगा। 7th वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ 2 ही लाइन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताना है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद वाला कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट भी मैंने बता दिए। चैप्टर ओवर है, किसी को डाउट है तो पूछो। यस नो कंपलसरी रहेगा। डाउट है वो पूछ सकता है, बाकी आप लीव कर सकते हो। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। कितने जने अभी तो इसमें कुछ 17 18 थे, फिर चलेगा।